एक बाप और उसका मासूम बेटा दोनों को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट डाला गया। चीखें गूंजती रही लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। हिंदुओं के घर चुन चुन कर जलाए गए जैसे कोई राक्षसी योजना पहले से बनाई गई हो। पानी के कनेक्शन तक काट दिए गए ताकि कोई आग न बुझा सके, ताकि हर चिंगारी राख में तब्दील हो जाए। औरतों के कपड़े तक जला दिए गए जिससे वे अपने जले हुए शरीर को ढकने के लिए भी कुछ न पा सके। इंसानियत को लहूलुहान कर देने वाली दरिंदगी और पुलिस बस तमाशा बीन बनी रही। उनकी आंखों के सामने सब कुछ जलता रहा, घर, इज्जत और जान, लेकिन वे हिल भी नहीं पाए या शायद हिलने नहीं दिया गया। ये किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई वह सच्ची त्रासदी है जिसके परतें अब कलकत्ता हाई कोर्ट की जांच में खुलने लगी हैं। और इन परतों के नीचे दिखती है सत्ता की सड़ी हुई जड़ें, टीएमसी नेताओं की संलिप्तता, जिन्होंने इस नरसंहार को या तो अंजाम दिया या उसकी अनदेखी की। यह सिर्फ एक हिंसा नहीं थी, यह मानवता पर किया गया एक गहरा और शर्मनाक हमला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है और आप ये वीडियो देख रहे हैं भारत आइडिया पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा की उस चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति ने तैयार किया है। ये मामला 11 अप्रैल 2025 को सामने आया जब दोपहर 2:30 बजे के बाद बेट बोना गांव समेत कई इलाकों में अचानक हिंसा भड़क उठी। धुलियाना, पालपाड़ा, शमशेरगंज, हिजल तल्ला, शिवली तल्ला, डिगरी और घोषपाड़ा, इन सभी जगहों पर हिंदुओं के घर जलाए गए, दुकानें तोड़ी गई और मंदिरों को अपवित्र किया गया। इसी घटना को लेकर मुर्शिदाबाद जिले के गांवों में हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायिक सेवा के सदस्य शामिल थे। इन लोगों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से बात की और 20 मई 2025 को डिवीजन बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो दोस्तों, हाई कोर्ट की जांच समिति ने इस घटना में पाया कि 113 से ज़्यादा हिंदुओं के घर जलाए गए, जिनमें से कई अब रहने लायक नहीं बचे हैं। पानी की सप्लाई तक काट दी गई जिससे पीड़ित आग न बुझा सके। महिलाओं के कपड़े जला दिए गए ताकि महिलाएं शर्मिंदगी झेल सकें। मंदिरों को निशाना बनाया गया और वहां पर मूत्र तक त्याग किए गए। हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़ाया गया और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की गई। इस हमले में जांच समिति को दी गई दर्दनाक गवाही जो सामने आई है वह रूह को झकझोर देने वाली है। प्रतिमा मंडल ने जांच समिति को बताया कि उनके घर के पास एक जिंदा बम बरामद हुआ और हमलावरों ने उनके सोने के गहने एवं फर्नीचर तक लूट लिए। इसी तरह कई अन्य पीड़ित जैसे मनोज रॉय, आकाश मंडल, विकास मंडल, निखिल मंडल, चित्त रॉय, बाबुल मंडल, निवारुण मंडल, संपा मंडल, भावनंदा घोष, वसुदेव मंडल, राम मंडल, अर्जुन मंडल और लतिका मंडल भी इस हिंसा की चपेट में आए। प्रशांत मंडल और सरस्वती मंडल ने बताया कि उनके टोटो वैन, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया। फूलचंद मंडल और पलाश मंडल, जिनका परिवार 3 लोगों का है, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा, ने बताया कि उनके घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमलावर ने भागने की कोशिश कर रही उनकी पत्नी और बच्चे पर चाकू से हमला किया जिससे उनकी गर्दन और नाभि पर गंभीर चोटें आईं। परुल दास की गवाही और भी भयावह है। उनका कहना है कि हमलावरों ने उनके घर का दरवाजा और खिड़कियों को तोड़ दिया, बोतलें और पत्थरें फेंकी और फिर उनकी पत्नी और बेटे को अगवा कर दिया। सभी हमलावर अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। ये बयान सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस इंसानी त्रासदी की चीख है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इस हिंसा की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनको सुनकर रूह कांप उठती है। हरगोविंद दास 74 साल के बुजुर्ग, उनके 40 साल के बेटे चंदन दास, इन्हें उनके ही मुस्लिम पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से काट डाला। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि एक शख्स वहीं खड़ा रहा जब तक दोनों की जान नहीं चली गई। यह दिल दहला देने वाली घटना 12 अप्रैल को घटित हुई और इस हत्याकांड के बाद इलाके में ऐसा डर छा गया कि उनके अंतिम संस्कार में भी लोग दूरी बनाकर खड़े रहे। कृष्णा चंदा पाल ने बताया कि हमलावरों ने उनके घर से करीब 17 लाख रुपए के सोने के गहने और फर्नीचर लूट लिए। वे घर के पीछे के दरवाजे से घुसे और सीधे परिवार पर हमला किया। जयराम पाल ने बताया कि उनकी रोजी रोटी मिट्टी की बर्तनों की दुकान और एक छोटा सा साइबर कैफे, उसे जलाकर राख कर दिया गया। एक ही रात में सब कुछ जलकर खत्म हो गया। यह घटनाएं सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ खुला युद्ध था जिसमें न उम्र देखी गई, न रोजगार, न परिवार, बस देखी गई तो आग, खून और चीखें। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस हिंसा में टीएमसी के नेताओं का सीधा हाथ था। पार्षद महबूब आलम हमलावरों के साथ मौके पर मौजूद था और उसने ही हिंसा को अंजाम दिया। विधायक अमीरुल इस्लाम ने उन घरों को चिन्हित किया जिन्हें अभी तक जलाया नहीं गया था। पुलिस ने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि थाना मात्र 300 मीटर की दूरी पर था। यह साफ है कि यह हिंसा वक्फ बिल के विरोध के नाम पर की गई, लेकिन असल मकसद हिंदुओं को निशाना बनाना था और इसके पीछे टीएमसी की राजनीतिक मंशा थी। अब सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं, इंसानियत के मरते हुए भरोसे का है।
क्या उन लहूलुहान पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा जिनकी चीखें नेताओं की सियासी रैलियों में गुम हो गई? क्या टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं महबूब आलम और अमीरुल इस्लाम पर कभी कानूनी शिकंजा कस सकेगा या उनका राजनीतिक रसूख सच को हमेशा के लिए दबा देगा? पुलिस की लापरवाही ने न्याय को सिर्फ एक मजाक बना दिया है, जिसकी हर गूंज पीड़ितों के जख्मों को और गहरा कर रही है। क्या पीड़ितों को मुआवजा और सुरक्षा दी जाएगी? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्या बंगाल सरकार इस रिपोर्ट पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह मामला भी सत्ता की साजिशों में गुम होकर एक और मूक चीख बनकर रह जाएगा? यह सिर्फ मुर्शिदाबाद की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां सत्ता के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि यह मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित है तो आप गलत हैं। यह टेस्ट केस है कि क्या बंगाल में कानून का राज बचा है या नहीं। क्या बंगाल में अब हिंदू सुरक्षित है? क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है? तो दोस्तों, अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। जस्टिस फॉर मुर्शिदाबाद हैशटैग का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि चुप रहना भी एक अपराध है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने यह वीडियो पूरी देखी होगी, अंत तक देखी होगी। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इच्छा हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।